दोस्तों, एक और जहां हमारे भारत में आज भी चांद को देखकर पूजा की जाती है, वहीं सूरज को देखकर जल चढ़ाया जाता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की वजह से लोगों के जीवन की दिशा बदल जाती है। वहीं दूसरी ओर तकनीकी रूप से आधुनिक हो चुका हमारा भारत दुनिया के हर तकनीकी क्षेत्र में अपनी पहुंच बना रहा है। फिर चाहे वो मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो या फिर स्पेस मिशन हो, हमारा भारत हर जगह अपनी सफलता के परचम लहरा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस मिशन में अपने भरपूर योगदान की वजह से विकसित हो चुके देशों के बीच में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। आज हमारे भारत की गिनती उन 4 देशों में की जा रही है जिन्होंने चांद तक अपने मिशन भेजे हैं और उनके सफल होने की उम्मीद भी रखते हैं। क्या आप जानते हैं भारत के ये मिशन लॉन्च किए जाते हैं भारतीय अंतरिक्ष रिसर्च संस्थान द्वारा, जिसे हम इसरो के नाम से जानते हैं। दोस्तों, मिशंस और उसकी लॉन्चिंग के बारे में तो आप अक्सर सुनते ही होंगे, पर क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि उन्हें लॉन्च करने वाला ये रिसर्च सेंटर इसरो अपने अस्तित्व में कब और कैसे आया था, और इसको बनाने का आइडिया जिसके पास आया था वो कौन दूरगामी दृष्टि रखने वाले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में स्पेस रिसर्च सेंटर की बुनियाद रखने की सोच रखी। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो इसरो के बुनियादी इतिहास से शुरू होकर आज चंद्रयान 3 तक के सफर को दर्शाएगी और आपको बताएगी कि किस तरह इसरो का पहला लॉन्चिंग रॉकेट साइकिल पर सवार करके लाया गया था, जो आज खुद के लॉन्चिंग पैड के साथ साथ अन्य देशों के भी रॉकेट लॉन्चर के रूप में भी स्थापित हो चुका है। दोस्तों, ये बात उस समय की है जब अमेरिका और रूस द्वारा स्पेस में सैटेलाइट टेस्टिंग शुरू हो चुकी थी। उसी समय भारत में डॉक्टर विक्रम साराभाई द्वारा भारत के उन्नत विकास के लिए भारत में एक स्पेस रिसर्च सेंटर बनाने की बात सोची गई थी। उनकी दूरदर्शी सोच के आधार पर ही भारत सरकार द्वारा 1962 में एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित किया गया, जिसे इनकोस्पर के नाम से जाना जाता था, जिसके बाद मानव जाति के हित और अंतरिक्ष से मिलने वाले लाभ को देखते हुए विक्रम साराभाई द्वारा 15 अगस्त 1969 में इसे इसरो के रूप में गठित किया गया। ये एक ऐसा रिसर्च सेंटर बना जिसने भारत में संचार, दूरदर्शन प्रसारण, आपदा प्रबंध और मौसम संबंधी जानकारी के लिए अंतरिक्ष में उपग्रह प्रक्षेपण भी किए। तकनीकी प्रयोग के साथ साथ इसरो विज्ञान और विज्ञान से संबंधित अनेक शाखाओं जैसे कि वायु विज्ञान, खगोल विज्ञान, तारा विज्ञान, चंद्र विज्ञान से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत करके विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा भी देता था। हम आपको बता दें कि इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। इसके साथ ही इसकी कई महत्वपूर्ण इकाइयां विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में, यूआर अंतरिक्ष केंद्र बेंगलुरु में, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा में, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र हैदराबाद में स्थित है। ये सभी इकाइयां इसरो द्वारा बनाए जा रहे प्रोजेक्ट में मिलकर काम करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारत की इस स्टेट फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन की सफलता के पीछे इस स्पेस रिसर्च सेंटर की कुछ दूरदर्शी और काबिल वैज्ञानिकों की मेहनत छुपी है। इस स्पेस सेंटर की नींव रखने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई द्वारा उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को स्पेस सेंटर प्रोग्राम और उससे मिलने वाले लाभ के बारे में समझाया गया। तब नेहरू जी की सहमति मिलने के बाद जन्म हुआ था इनकोस्पार यानी इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च का। वहीं न्यूक्लियर साइंस के जन्मदाता डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा और विक्रम साराभाई ने साथ मिलकर भारत का पहला रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन स्थापित करने का काम शुरू किया। इसके अंतर्गत तिरुवनंतपुरम में थुम्बा नामक जगह पर एक चर्च को हेड ऑफिस के रूप में स्थापित किया गया, जहां 1963 में भारत द्वारा अपना पहला रॉकेट एक साइकिल पर सवार करके चर्च से लॉन्च किया गया, जो अपने आप में एक बेहद अनोखी बात है। शुरू में हमारे यहां बने रॉकेट पृथ्वी की वायुमंडलीय परत को भी पार नहीं कर पाते थे, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों द्वारा लगातार मेहनत करने के बाद 30 किलो वजन के रॉकेट से शुरुआत करके 4000 किलो तक पेलोड वाले रॉकेट को स्पेस में भेजने में सफलता प्राप्त कर ली। इनकोस्पार के इसरो में तब्दील होने के बाद इसरो ने सबसे पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट, जो हमारे प्राचीन कालीन गणितज्ञ के नाम पर रखा गया था, लॉन्च किया गया। ये रॉकेट सोवियत संघ की मदद से भारत ने लॉन्च किया था। इस तरह शुरुआत करके धीरे धीरे हमारे वैज्ञानिक रॉकेट लॉन्च करने में तो सफल हो गए, लेकिन अभी भी हमारे पास एक बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म की कमी थी। वो था हमारा अपना लॉन्चिंग व्हीकल। लेकिन बहुत जल्दी ही
1980 में इसरो अपना लॉन्च व्हीकल SLV-3 डेवलप करने में कामयाब रहा, जिसके बाद रोहिणी हमारे देश की पहली सैटेलाइट बनी, जिसे हमारे भारत की एजेंसी इसरो द्वारा अपने ही लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था। इसके बाद इसरो ने अक्यूमुलेटिव SLV पोलर SLV जैसी कई सैटेलाइट पर रिसर्च के काम शुरू कर दिए थे। इसके बाद इसरो द्वारा एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की गई, जो इसरो के साथ साथ दुनिया के इतिहास में भी एक बड़ी उपलब्धि थी। साल 1984 में इसरो द्वारा इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर राकेश शर्मा को सोवियत संघ के सम्मिलित मिशन द्वारा पहले भारतीय इंसान को चांद के पास अंतरिक्ष में भेजा गया। सैटेलाइट के परीक्षण और रिसर्च का काम जारी रखते हुए साल 1992 में SLV का सफल परीक्षण करने में भी इसरो ने सफलता प्राप्त की। वैज्ञानिकों की लगातार मेहनत से उनके द्वारा PSLV के परीक्षण भी सफलतापूर्वक किए जाने लगे। सन 2008 में इसरो द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान ने चांद पर पानी की खोज के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पेस मिशंस भेजने वाले देशों के रूप में भारत की पहचान बना दी। सन 2012 में इसरो द्वारा अपना पहला क्रायोजेनिक हैवी इंजन रॉकेट लॉन्च किया गया, जो अंतरिक्ष में हैवी पेलोड ले जाने में सक्षम था। आज इसरो की स्थिति ये है कि हमारे इन लॉन्चिंग व्हीकल के द्वारा दुनिया के अन्य देश अपने सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, जिससे इन देशों के बीच में हमारे भारत की स्थिति ऊंची हो जाती है। इसरो द्वारा ये लॉन्चिंग व्हीकल भारत की आय बढ़ाने का एक बहुत बड़ा साधन है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 2016 से 2019 तक इसरो द्वारा 6,289 करोड़ रुपए कमाकर भारतीय सरकार को आय के रूप में दिए गए हैं। वर्ष 2013 इसरो द्वारा एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया गया। इसरो द्वारा मंगलयान के द्वारा पहली ही बार में मंगल ग्रह पर अपनी पहुंच बना ली गई, और उससे ज्यादा हैरत वाली बात यह थी कि इस मंगलयान का बजट नासा द्वारा चलाए गए मार्स मिशन का केवल 10% ही था। इसके बाद 2017 में नासा द्वारा एक साथ 104 सैटेलाइट की लॉन्चिंग प्रक्रिया करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड तैयार किया गया, जिसके बाद 2019 में इसरो द्वारा चंद्रयान 2 को चांद की ऑर्बिट में पहुंचाकर एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करी। हालांकि हमारा ये लक्ष्य पूरा होने की लाइन से थोड़ा पीछे रह गया था। हमारा ये लैंडर चांद की सतह पर लैंड करने से कुछ चंद सेकंड पहले ही तकनीकी खराबी की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया था। लेकिन यहां इसरो द्वारा इस चंद्रयान 2 से सीख पाकर चंद्रयान 3 को वर्तमान समय में रीलॉन्च किया गया है। 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च होकर चंद्रयान 3 पृथ्वी की ऑर्बिट में चक्कर लगाने के बाद चांद की ऑर्बिट में परिक्रमा करने के पश्चात चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, जिसका इंतजार इसरो वैज्ञानिकों सहित संपूर्ण भारत को है, जो इस समय पृथ्वी की ऑर्बिट से निकलकर चांद की ऑर्बिट में जाने को तैयार है। इसकी सफलता के साथ ही इसरो हमारे भारत को अमेरिका, रूस, चाइना के बाद उस चौथे देश के रूप में स्थापित कर देगा जिन्होंने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करी है। इसके साथ ही इसरो भविष्य के एक बेहद बड़े प्रोजेक्ट गगनयान की तैयारी कर रहा है। 10,000 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे इस गगनयान के द्वारा भारत से एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजा जाएगा। ये इसरो का अब तक का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट होने वाला है, जिसके साथ इसरो के वैज्ञानिक मेहनत और लगन से जुड़े हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इसरो अपने इस मिशन में भी कामयाबी हासिल करेगा। तो दोस्तों, ये था इसरो का सफर, जो एक छोटे से चर्च और साइकिल से शुरू होकर आज चंद्रयान 3 और गगनयान जैसे प्रोजेक्ट तक पहुंच चुका है। उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा।